नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक जिंदा पहुंच गया। करीब पौने 1300 किलोमीटर के इस सफ़र के दौरान कहीं गाड़ी नहीं पलटी। अलबत्ता जिस गाड़ी में वो सवार था उस गाड़ी से टकराकर एक गाय की मौत ज़रूर हो गई। करीब 2.5 साल पहले कानपुर वाले विकास दुबे ने भी यूपी पुलिस के साथ ऐसा ही एक सफ़र किया था। उस सफ़र में और इस सफ़र में क्या फ़र्क था, आइए समझते हैं। कानून की गाड़ी सड़क पर पलट तो नहीं जाएगी, इंसाफ का पहिया रास्ते में फिसल तो नहीं जाएगा, किसी पुलिस वाले के हथियार फिर से छिन तो नहीं लिए जाएंगे, अदालत से पहले सड़क पर ही एक बार फिर से फैसला तो नहीं सुना दिया जाएगा। कानपुर वाले विकास दुबे की कहानी प्रयागराज वाले अतीक अहमद के साथ फिर से दोहराई तो नहीं जाएगी। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। बस इस फिर से और फिर से के सवाल ने तमाम न्यूज चैनलों की गाड़ियों को करीब पौने 1300 किलोमीटर तक ऐसा भगाया कि अहमदाबाद से प्रयागराज तक सब भागते ही गए। लोग टीवी के पर्दे पर नजरें गड़ाए थे कि पता नहीं कब और कहां गाड़ी पलट जाए या फिर गाड़ी नजरों से अचानक ओझिल हो जाए, क्योंकि पलटने और नजरों से ओझिल हो जाने में लोगों को एक रोमांच और एक्शन नजर आ रहा था। पर कानून की गाड़ी एक ही ढर्रे पर हर बार नहीं पलटती, शक यकीन में बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चमत्कार बार बार नहीं होता और जो बार बार हो वो चमत्कार नहीं होता। फिर इस सफर में कमबख्त कानपुर की तरह प्रयागराज में बारिश भी नहीं हुई कि पहिया फिसलता और गाड़ी पलटती। लिहाजा करीब 24 घंटे का ये सफर एंटी क्लाइमेक्स और बिना किसी एक्शन सीन के एक जेल से शुरू होकर दूसरे जेल के दरवाजे पर जाकर खामोशी से खत्म हो जाता है। अतीक अहमद जिंदा है। याद कीजिए, लगभग 2.5 साल पहले ठीक ऐसे ही एक सफर का हिस्सा बने थे आप। तब गाड़ी को उज्जैन से चलकर कानपुर पहुंचना था। तब सफर छोटा भी था। ये तब के सफर की झलकियां हैं। चार गाड़ियों में सवार यूपीएसटीएफ की टीम विकास दुबे को अपने कब्जे में लेने के बाद कानपुर के लिए रवाना होती है। आज तक की टीम एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। चार में से एक गाड़ी में बैठा विकास दुबे बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा था। शायद उसे इस बात का यकीन था कि जिस तरीके से उसने खुद को पकड़वा लिया है उसके बाद उसकी जान बच चुकी है। इस काफिले को करीब 300 किलोमीटर का सफर तय कर कानपुर पहुंचना था। बीच में कई जगह सड़कें ठीक नहीं थी, लिहाजा कानपुर तक का सफर 10 घंटे में पूरा हुआ था। ये ताज़ा सफर की तस्वीरें हैं। इस बार सफर सचमुच लंबा था। करीब पौने 1300 किलोमीटर की दूरी, 24 घंटे से ज्यादा का सफर और 3 राज्यों की सीमाएं। काफिले के साथ कुल 9 गाड़ियां और 45 अफसर जवान। कायदे से देखें तो अगर यूपी पुलिस अहमदाबाद से प्रयागराज तक के लिए किसी ट्रेन का पूरा एक डब्बा ही बुक करा लेती तो खर्चा भी कम पड़ता और थकान भी कम होती। पर हाँ, फिर ये तमाशा जरूर मिस हो जाता और वो गाड़ी पलटने वाला सस्पेंस और रोमांच तो खत्म ही हो जाता। अब ये तो पता नहीं कि पौने 1300 किलोमीटर के सफर के दौरान उस जेल वैन ने कितने झटके खाए और कितनी बार अचानक ब्रेक लगाए, मगर ये जरूर है कि अचानक लगते हर ब्रेक पर अतीक अहमद का ब्रेक डाउन जरूर हुआ होगा। खासकर एमपी के शिवपुरी इलाके में तो अतीक अहमद की सांसें शर्तियां उस वक्त अटक गई होंगी जब सचमुच जेल वैन के ड्राइवर ने अचानक जोर की ब्रेक मारी और कुछ पल के लिए लगा कि बस अब गाड़ी पलट गई। दरअसल हुआ ये था कि जेल वैन के सामने एक गाय आ गई। गाय को बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक मारी, पर अफसोस फिर भी गाय वैन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। पर अतीक अब भी जिंदा और सही सलामत था। करीब 2.5 साल पहले 8 जुलाई 2020 को विकास दुबे की गाड़ी
सड़क पर वैसे ही सरपट भाग रही थी। तब भी पीछे मीडिया का काफिला था, पर शुरुआती रूट अतीक से अलग था। विकास दुबे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, जबकि अतीक अहमदाबाद से प्रयागराज। विकास दुबे और अतीक अहमद का रूट पहली बार एमपी के शिवपुरी में मिलता है। विकास दुबे भी उज्जैन से शिवपुरी पहुंचा, फिर वहां से झांसी और झांसी से बांदा होते हुए कानपुर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है। जो एसटीएफ की टीम है वो विकास दुबे को लेकर कानपुर के अंदर दाखिल हो चुकी है। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है राजस्थान का 12 शहर, जहाँ से करीब आप ये मान के चलिए 3 घंटे और लगेंगे शिवपुरी पहुंचने के लिए, यानी मध्य प्रदेश की सीमा में। और जिस रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी और करीब 8 बजे का समय होगा जब मध्य प्रदेश की सीमा में ये गाड़ियों का काफिला दाखिल होगा। न केवल राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस बल्कि बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी जो है वो इन गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। और ये जो वैन मेरे ठीक आगे चल रही है, इसी वैन में सवार है अतीक अहमद और ये दो एक जैसी वैन है यूपी पुलिस की, जिसे लेकर के फिलहाल प्रयागराज की तरफ यूपी पुलिस बढ़ रही है। करीब 511 किलोमीटर का सफर राजस्थान में तय होना है, जिसके बाद करीब 90 किलोमीटर का फासला मध्य प्रदेश में तय होगा और उसके बाद शिवपुरी की सीमा जैसे ही खत्म होगी तो फिर उत्तर प्रदेश का झांसी शहर लग जाएगा, जहां से फिर पूरी तरीके से ये काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस के निगरानी में, पहरे में आगे प्रयागराज तक तय होगा। अतीक अहमद भी अहमदाबाद से शिवपुरी पहुंचा, फिर वहां से झांसी और उसके बाद बांदा। बांदा से प्रयागराज और कानपुर का रास्ता अलग हो जाता है, यानी विकास दुबे और अतीक अहमद दोनों ही शिवपुरी से बांदा तक एक ही रास्ते पर सफर कर रहे थे। ये रास्ता करीब 300 किलोमीटर लंबा था, यानी 300 किलोमीटर तक विकास दुबे और अतीक अहमद की गाड़ी एक ही रूट पर दौड़ी थी। यकीनन इस रूट पर जाते हुए अतीक को विकास दुबे की कहानी याद आई हो, या फिर वैन में बैठे पुलिस वालों ने शायद याद दिलाई हो। विकास दुबे अपनी मंजिल यानी कानपुर की दहलीज तक लगभग पहुंच चुका था, मगर मंजिल पर पहुंचकर भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि मंजिल से बस कुछ किलोमीटर पहले गाड़ी नजरों से ओझल हुई और फिर पलट गई। विकास दुबे की गाड़ी यहीं पर पलटी थी। कानपुर पुलिस का दावा था कि जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे वो इसका फायदा उठाकर पुलिसकर्मी का हथियार छीनता है और इस रास्ते से भागने की कोशिश करता है। तभी एसटीएफ की टीम उसे रोकने की कोशिश करती है। विकास दुबे पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर देता है। जवाब में दूसरी तरफ से भी फायरिंग होती है, जिसमें विकास को गोली लगती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से जो गाड़ी है वो यहाँ पर पलटी। जिस वक्त गाड़ी पलटी है उसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन कार का सिर्फ शीशा ही टूटा हुआ था, शीशा बिखरा पड़ा यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही विकास दुबे की जिंदगी भी पलट चुकी थी। मगर बांदा के बाद भी अतीक का सफर जारी था। कानपुर की दहलीज के इतिहास को देखते हुए अब नजरें प्रयागराज की दहलीज पर थी, पर यहाँ अतीक ने यह दहलीज भी जिंदा ही पार कर ली। रविवार शाम लगभग जितने बजे अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकला था, सोमवार शाम लगभग ठीक उतने ही बजे वो प्रयागराज की नैनी जेल में दाखिल हो रहा था, वो भी जिंदा। आज तक ब्यूरो। इतने तामझाम और तमाशे के बीच अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज जिस केस के लिए लाया गया है उसका फैसला कल दिन में आना है। अब फैसला चाहे जो भी हो, अतीक अहमद को सजा हो या फिर वो बरी हो जाए, उसे वापस अहमदाबाद की साबरमती जेल ही पहुंचना है। बहुत मुमकिन है कि कल ही वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाए, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे रोकने के लिए एक और दांव खेला है। प्रयागराज की इस नैनी जेल से अतीक अहमद मंगलवार की सुबह एक बार फिर बाहर आएगा। जेल से उसे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां उसकी मौजूदगी में एक मुकदमे का फैसला होना है। यह केस उमेश पाल की हत्या का केस नहीं है,
बल्कि जिस उमेश पाल की हाल में हत्या हुई उसी उमेश पाल की 28 फरवरी 2006 में हुए किडनैपिंग का मुकदमा है। दरअसल विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल शुरुआती गवाह माना गया था, जबकि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मुख्य आरोपी। अतीक और उसके भाई पर इल्जाम है कि दोनों ने अपने गुरुओं के साथ मिलकर 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को किडनैप कर लिया। इसके बाद उमेश पाल को अतीक के एक दफ्तर में ले जाकर रात भर बुरी तरह पीटा गया। फिर इस धमकी के साथ कि राजू पाल केस में गवाही नहीं देगा, 1 मार्च 2006 को उमेश पाल को छोड़ दिया गया, मगर बाद में उमेश पाल ने अपहरण की रिपोर्ट दिखा दी। अब 17 साल बाद उसी केस में मंगलवार को अदालत को अपना फैसला सुनाना है। 17 साल पहले एक अपहरण होता है, 1 साल बाद एफआईआर दर्ज होती है और पूरे 16 साल बाद दर्ज हुए उस केस में फैसले की घड़ी आ गई है। उमेश पाल अपहरण कांड में कल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जिन धाराओं में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है वो बेहद अहम हो जाती हैं। उन धाराओं में जो सबसे अहम धारा है वो है 364A, यानी कि रैंसम, रंगदारी के लिए अपहरण। ये एक ऐसी धारा है जिसमें कानून में फांसी और फांसी के साथ या फिर उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान है। कल कोर्ट अपना 12:30 बजे अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ उमेश पाल अपहरण कांड में अपना फैसला सुना सकती है। अगर इस केस में अतीक को सजा भी हो जाती है तो भी और बरी भी हो जाता है तब भी वापस अहमदाबाद की साबरमती जेल ही जाना है, क्योंकि अतीक को यूपी की जेल से दूर गुजरात की जेल में रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। यानी कल के फैसले के बाद बहुत मुमकिन है कि कल ही साबरमती जेल के लिए अतीक को वापस रवाना किया जाए। आईपीसी की धारा 364A बात करती है किडनैपिंग फॉर रैंसम के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी का किडनैप करता है या उसकी अबडक्शन करता है और अबडक्शन और किडनैपिंग करने के बाद उस व्यक्ति को डिटेन कर लेता है और डिटेन करते समय उस व्यक्ति को थ्रेट करता है, या तो हर्ट की या उसे लाइफ की थ्रेट करता है, डेथ थ्रेट देता है कि कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अन्य व्यक्ति कोई भी कार्य या तो करें या ना करें, और इस वजह से वो रैंसम डिमांड की जाती है, फिरौती डिमांड की जाती है, तो सेक्शन 364A लागू होता है। ये काफी गंभीर धारा है। इसकी सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। लेकिन अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रोकने के लिए यूपी पुलिस के पास एक और मौका है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। इस केस में अभी तक अतीक से पूछताछ नहीं हुई है। सोमवार को यूपी पुलिस ने प्रयागराज की ही एक कोर्ट में उमेश पाल मर्डर केस में अतीक से पूछताछ के लिए उसकी पुलिस हिरासत की मांग की है। हालांकि सोमवार को कोर्ट बंद होने तक अदालत में यह मामला लिस्टेड नहीं था। अब अगर कल कोर्ट यूपी पुलिस की अर्जी मान लेती है तो फिर कम से कम अगले कुछ दिनों के लिए अतीक को प्रयागराज में ही रुकना होगा, और अगर अदालत मंगलवार को इस पर सुनवाई नहीं करती तो अतीक को वापस अहमदाबाद भेजना होगा। इस बीच दूसरी तरफ अतीक के तमाशाई सफर से अलग उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से बिना किसी शोर शराबे के निकालकर सोमवार को ही प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा दिया गया। अशरफ को बिना सुरक्षा के तामझाम के बीच एक पुलिस वैन में बिठाकर ही बरेली से प्रयागराज तक पहुंचा दिया गया, वो भी बगैर गाड़ी पलटे। अहमदाबाद से गोपी घांगर और बरेली से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा और संतोष शर्मा, प्रयागराज आज तक।